हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिज्ञासा क्लासेस से जुड़े हुए हैं अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे और अपने टेलीग्राम पे। सभी जगह जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए अनलिमिटेड वीडियोस का और अनलिमिटेड क्वेश्चंस का। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के सभी बच्चे जुड़े रहेंगे जिज्ञासा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आप ज्वाइन कर सकते हैं जिज्ञासा क्लासेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन, बेटर स्टडी के लिए, मजबूत स्टडी के लिए, एनटीएससी के लिए, केवीपीवाई के लिए, सभी के लिए आप जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट उठाइए अनलिमिटेड वीडियोस का और अनलिमिटेड क्वेश्चंस का, जहां पे आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी मैथ्स और साइंस की। साइंस क्लास 9th एंड 10th एंड मैथ्स क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे हैं तो आप एक्सपर्ट फैकल्टी से भी पढ़ सकते हैं जिज्ञासा क्लासेस में, अपने सदर और अपने पीएल शर्मा रोड और दिल्ली रोड सेंटर पे, ऑफलाइन, मेरठ, यूपी, इंडिया में। स्वागत है आप सभी बच्चों का जिज्ञासा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। और हमारी मैराथन सीरीज चल रही है क्लास 9th साइंस की, जिसमें हम अपनी 5-6 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं मैराथन की। आज ये आपकी नेक्स्ट वीडियो आ गई है जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री के। इसमें आपके 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर होंगे। कौन कौन से हैं वो 3 चैप्टर आपके? पहला एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर और तीसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो जैसे ही आप नोटिफिकेशन देखेंगे इस वीडियो में, वैसे ही आप सभी बच्चों को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएं और पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं बच्चे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन जल्दी से, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अराइज हो रहा है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस आपका वो सब्सटेंस होता है जिसके जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है, आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में डिफरेंस बताना है। किस किस में? होमोजीनियस में और हेटेरोजीनियस में। तो बच्चे लोग, होमोजीनियस कौन से होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या आपको पता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन कौन सी होती है? जो कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर, जिन्हें आप देख के ये नहीं बता सकते नेकेड आई से कि आपने इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। जस्ट लाइक सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, दीज आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेटेरोजीनियस जो कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होते, जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है बच्चे लोग, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, दीज आर ऑल व्हाट? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, नाउ बच्चे लोग, आपका न्यूमेरिकल है। एक आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में 293 केल्विन पे। आपको उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कितना सोल्यूट मिलाया हुआ है, किसमें? सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो सोल्यूट दे रखा है आपको जिसे आपने मिलाया है, दैट इज 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सॉल्वेंट है आपका वाटर 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 36 प्लस 100 दैट इज 136 ग्राम। सो बच्चे लोग, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 36 अपॉन 136 इंटू 100 दैट इज आंसर आ जाएगा आपका 26.4%। निकाल लेंगे ना सभी बच्चे? आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग आपके लिए। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसिबल विद ईच अदर। बच्चे लोग, अब आपको पेट्रोल और कैरोसिन के मिक्सचर को सेपरेट करना है। किसी किसी कैरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखिए, थ्योरी आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप इसे देख के लिख सकते हैं, पर आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं मेरे को सुन के, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चे लोग, पहले कैरोसिन और पेट्रोल, एक मिनट रुकिएगा। सो बच्चे लोग, आप
केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप एज इट इज अपने पेपर में लिखेंगे। जैसे आपको पता है पेट्रोल और केरोसिन आपका मिक्सिबल है, ठीक है, पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेपरेट है, अलग अलग है। आप क्या करेंगे, एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में आप उसे क्या करेंगे, केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को फिल कर देंगे। ठीक है, आपको दिखाया हुआ है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क आपको दिखाया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को फिल्ड अप कर देंगे। राइट बच्चे लोग, उसे बंद करेंगे। तो जैसे ही एक लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पे आएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, तो वो लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। उसे आप क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। ये यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है आपका बीच में, कंडेंस करेंगे और वो लिक्विड आपका इधर सामने एक बीकर में आके क्या हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा और पीछे जो आपका लिक्विड बचेगा वो आपका दूसरा लिक्विड होगा। अब पहले कौन सा लिक्विड उड़ेगा, बाद में कौन सा लिक्विड रहेगा, जो लिक्विड आपका लाइटर होगा तो वो तो उड़ जाएगा। जैसे केरोसिन है तो केरोसिन आपका वेपराइज हो जाएगा और पीछे आपका क्या बच जाएगा, पीछे आपका पेट्रोल बच जाएगा। ठीक है, किसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और पेट्रोल को हम कंडेंस कर लेंगे दूसरे बीकर में और उसे सेपरेट कर लेंगे। Now question next is, name the technique to separate butter from curd, that is centrifugation, salt from sea water, that is evaporation, camphor from salt। क्योंकि कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका सबलाइम हो जाता है हीटिंग पे, यानी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, जिसे हम बोलते हैं कपूर। तो ये प्रोसेस हम सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। केमिकल और फिजिकल चेंजेस में आपको इन्हें सेपरेट करना है। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज, दोबारा से लगा सकते हैं। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जिन्हें आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हो। केमिकल चेंज वो होते हैं जिन्हें आप आसानी से दोबारा फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते या दोबारा से फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ बटर, दैट इज, बोलिए, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल चेंज, क्योंकि हाइड्रोजन और वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो दोबारा से नहीं बनेगा। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज, आप इसे अलग भी कर सकते हो। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एक बार जल जाएगा तो दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, केमिकल चेंज। नाउ ट्राई टू सेग्रीगेट द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपको इन चीज़ों को अलग करना है। जैसे आपको पता है बच्चे लोग कि वाटर, सॉल्ट और शुगर आपका क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं आपके, सॉल्ट वाटर होमोजीनियस है, सॉइल आपका मिक्सचर है, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोर्स और फूड, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके मिक्सचर हैं। एक बार इन्हें देख लीजिएगा तो पेपर में करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। Now, which separation technique will you apply for the separation of the following? कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स आप लगाओगे इन्हें सेपरेट करने के लिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए जरूर कीजिएगा, आपका पेपर में आता है। 5 जनों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी जिज्ञासा क्लासेस को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा यूट्यूब चैनल के लिए। नाउ सेपरेशन टेक्निक देखिए बेटे, जो कौन कौन सी है इसमें। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर, सबको पता है, या तो इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। अगर बेनिफिशियल पूछी जाए और ज़्यादा तो आप क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, उसमें प्योर सॉल्ट आपको मिलता है या सोडियम क्लोराइड आपको मिलता है। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है, तो इसलिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, दैट इज सेडिमेंटेशन भी बोल सकते हैं इसे, फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं और सेंट्रिफ्यूगेशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइबर पेटल्स, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो जहां पे एक्सट्रैक्ट की बात आ जाती है, पिगमेंट की बात आ जाती है, वहां पे क्रोमेटोग्राफी होती है। बटर फ्रॉम कर्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर इमिसिबल है, सेपरेटिंग फनल से हो जाएगा। टी लीव्स फ्रॉम टी आप इसे हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं, आप इसे फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं।
आयरन पिंस फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट और मैग्नेटिक सेपरेशन, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसे एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम विनोइंग। जैसे आपने पता है छाछ से हम उसे छानते हैं तो उसे विनोइंग बोलते हैं बच्चे लोग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडिंग इन वाटर दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बहुत तेजी से मशीन घूमेगी तो लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और आपका जो डार्कर पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज टू मेकिंग टी। देखिए आपको स्टेप्स लिखने हैं चाय बनाने के, कौन कौन से वर्ड्स का उसमें आपको इस्तेमाल करना है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, सोल्यूट का, डिजोल्व का, सॉल्युबल का, इनसॉल्युबल का, फिल्ट्रेट का एंड रेसिड्यू का। ये बच्चे लोग क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले सॉल्वेंट लेंगे, कौन सा, वाटर एक केटल में, उसे हीट करेंगे, सॉल्वेंट को बॉईल करेंगे तो आपका बॉईल भी आ गया। सोल्यूट को ऐड करेंगे, कौन कौन सा सोल्यूट होगा आपका, मिल्क, मिल्क और वाटर मिल्क के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आपके वर्ड्स आते जा रहे हैं। उसके बाद पोर करेंगे उसके अंदर सम टी लीव्स ओवर अ सीव, सीव से, और उसे क्या करेंगे, हॉट सॉल्यूशन को मिल्क में डालेंगे टी लीव्स के ऊपर। उसके बाद जो कलर ऑफ द टी लीव्स होगा वो सॉल्यूशन, जो कलर ऑफ द टी लीव्स होगा वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा एज फिल्ट्रेट। जो आपकी चाय बचेगी वो आपकी इनसॉल्युबल होगी और रेसिड्यू जो होगा वो आपका ऊपर रह जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो बची हुई, अगर आपको शुगर ऐड करनी है तो आप उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर डिजोल्व होगी तो आपका डिजोल्व भी आ गया और आपकी चाय रेडी है। तो बच्चे लोग आप इस क्वेश्चन में इन वर्ड्स का प्रयोग, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, इनका आप इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आपको जो क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो बच्चे लोग प्योर सब्सटेंस इनमें से कौन कौन से हैं, आइस क्योंकि वाटर है प्योर है आपका, आयरन प्योर है क्योंकि सिंगल मेटल से मिलके बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका कंपाउंड है लेकिन प्योर है वो क्योंकि वो सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है कंपाउंड है, सिंगल सब्सटेंस है, मरकरी है सिंगल सब्सटेंस है या सिंगल एलिमेंट है। तो ये सब आपके प्योर सब्सटेंस है, ए सी डी और एफ। बाकी आपका मिल्क हुआ, ब्रिक हुआ, वुड हुआ, एयर हुआ, ये सब बच्चे आप लोगों के मिक्सचर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, कौन कौन से इनमें से केमिकल चेंज हैं। जैसे आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट है, ये आपके केमिकल चेंज है क्योंकि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसका कॉम्पोजिशन चेंज होता जा रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड है क्योंकि खाना बन गया तो दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकता उसी फॉर्म में, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वो भी आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल आपकी घट रही है धीरे धीरे करके, जल रही है घट रही है, तो वो भी आपका केमिकल चेंज होगा। अदरवाइज बाकी सारे आपके फिजिकल चेंज हैं। ना बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछा है आपसे। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। आंसर मैंने आपको लिख के गिवन है बच्चों, सामने आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सोडियम एक एलिमेंट है, सॉयल एक मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, सिल्वर एक एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, टिन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, कोल एक मिक्सचर है, कोयला जो होता है मिक्सचर होता है, एयर एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सोप एक मिक्सचर है, मीथेन, बोलो मीथेन क्या है, एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ब्लड एक मिक्सचर है। तो बच्चे लोग ये आपके आंसर हैं इसके, आप लोग इसे कॉपी में ट्राई कीजिएगा, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एक बार खुद से कीजिएगा, पहले नोट डाउन करके कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 8535070809 डायरेक्ट सागर बंसल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जिज्ञासा क्लासेस को यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए PDF के लिए। ओके, सारी नोटिफिकेशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे लोग, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ा देंगे बहुत जल्दी से। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, Al2SO4 होल ट्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कर लेंगे ना सभी बच्चे? चलिए अच्छी बात है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, बच्चे लोग इनकी एटॉमिसिटी बतानी है। क्या बतानी है? इनकी एटॉमिसिटी। क्या बतानी है? एटॉमिसिटी। H2S मॉलिक्यूल, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, तो कितनी एटॉमिसिटी हो गई? 3। एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। पर एलिमेंट कितने इसके अंदर? 2, हाइड्रोजन और सल्फर। एलिमेंट 2 हैं, एटॉमिसिटी 3 है, यानी एटम 3 है। PO4 3 नेगेटिव, तो एटॉमिसिटी तो 5 हो गई, क्योंकि एक फॉस्फोरस का एटम है, 4 ऑक्सीजन के, तो एटॉमिसिटी तो हो गई 5। और एलिमेंट कितने हैं? 2, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। एलिमेंट 2 हैं, एटॉमिसिटी 5। नेक्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3, OH। बच्चे लोग मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद ब खुद कर लेंगे। मैराथन क्लासेस है, चुटकी बजाते ही आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, बच्चे लोग हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। ठीक है। बाकी में नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 यूनिट। ठीक है। और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का मैं सबका आपको बता चुका हूँ। बच्चे लोग अगर एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से। जैसा हाइड्रोजन को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा, ऑक्सीजन को 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 यूनिट्स आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के आप सारे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिए या सागर बंसल सर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, आपको यूं ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3 सबके मास बच्चों मैंने आपको लिख के गिवन है आपकी स्क्रीन पे। Zn का गिवन है, Na का गिवन है, K का गिवन है, C का गिवन है, O का गिवन है। आप लोग बच्चों इन्हें अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। हो सकता है आपको पेपर में गिवन हो इनके मास, हो सकता है आपको ना गिवन हो। जिज्ञासा के जितने भी बच्चे हैं उनकी कॉपी में सारे राइट डाउन हैं, लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, याद करके जाएं। 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद करके जाएं, बिल्कुल परेशान ना हो। चुटकी बजाते नंबर मेरे बच्चे सारे गेन कर लेंगे। ठीक है। जिंक का कितना दे रखा है आपको? 65। एक ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? 16। दोनों को प्लस कर लेंगे 81 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी भी चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। नेक्स्ट राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 जानते हैं ना सभी बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको एलिमेंट का नाम बताना है। क्विक लाइम, बच्चे लोग क्विक लाइम क्या होता है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आपको एलिमेंट बताने हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट होंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, HBr। बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सोडियम आ रहा है Na, हाइड्रोजन आ रहा है H, कार्बन आ रहा है C और ऑक्सीजन आ रहा है O। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर? पोटेशियम आ रहा है, सल्फर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है बच्चे लोग, कर पाएंगे ना? लीजिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। हो सकता है आपके स्क्रीन पे ठीक से फ्लैश ना हो रहा हो, पर अब आपकी स्क्रीन पे ठीक से फ्लैश हो गया होगा और ये रहा आपका आंसर। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सागर बंसल सर हर समय रेडी है और जिज्ञासा क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। ठीक है।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास का मतलब बच्चे लोग आपको मॉलिक्यूलर मास से निकालना है। पहले इथाइन का C2H2, आपको सबके एटॉमिक मास याद है, उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर जहाँ पे एलिमेंट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। जैसे मैं C2H2 का निकालता हूँ तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास आपका ग्राम में आएगा। सल्फर का कितना होता है 32, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ग्राम आ जाएगा। पोटेशियम मॉलिक्यूल P4 का निकालेंगे, एक फॉस्फोरस का 31 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी HCl में क्लोरीन का 35.5 होता है, उसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, हाइड्रोजन का 36.5 आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे HNO3 का, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे तो नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, तो ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48, 16 इंटू 3 48, तो ये आ जाएगा आपका 63 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड या मोलर मास। ठीक है बच्चे लोग, आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, मेरे जिज्ञासा वाले बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज आपकी क्या होती हैं? कैनाल रेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं, यानी एक ऐसी रेडिएशन होती है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा? प्रोटॉन आपका गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा है 1886 में। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा? गोल्डस्टीन ने 1886 में। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा। बच्चे लोग, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा जिसके अंदर प्रोटॉन पहले से ही प्रेजेंट था। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन सर ने डिस्कवर करा 1886 में, याद रखिएगा। इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? बच्चे लोग, एक एटम के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। वो एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इक्वल होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल एटम होगा। अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है? तो अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है? तो वो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको स्केच बनाना है किसका? बोर्स मॉडल का, जिसके अंदर कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। आपको पता है बच्चे लोग, बीच में आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ये जो हमने दिखा रखा है प्लस से, ये आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद हमने पहली शेल दिखा रखी है, वो होती है K, दूसरी दिखा रखी है L, तीसरी होती है M और चौथी होती है N। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 शेल दिखानी है, K, L और M। N इक्वल टू 1 आपकी K, N इक्वल टू 2 आपकी L और N इक्वल टू 3 आपकी M। अंदर से बाहर की तरफ चलिएगा, क्योंकि बाहर वाली शेल होती है आउटरमोस्ट शेल, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और अंदर वाले की एनर्जी जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता ही है एटम के कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हीलियम एटम का एटॉमिक मास आपका 4 यूनिट है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? बच्चे लोग, अगर एटॉमिक मास 4 है तो यानी कि मास नंबर भी उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रोटॉन है तो यानी कि एटॉमिक नंबर भी उसका 2 हो जाएगा। अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं, क्योंकि आपको पता है मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, या वो हो गया आपका 4। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, वो होता है आपका 2। तो A माइनस Z करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू A माइनस Z। 4 माइनस 2 करेंगे तो उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 न्यूट्रॉन्स। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? बहुत ईजी है बच्चे लोग। ठीक है, आपको पता है नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को माइनस करके। और एक मेटल की वैलेंसी किसके इक्वल होती है? मेटल की वैलेंसी उस किसके इक्वल होती है? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। एक मेटल की वैलेंसी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। एक नॉन मेटल की वैलेंसी 8 में से माइनस कर दो उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वो होती है। जैसे क्लोरीन एक नॉन मेटल है,
ठीक है। तो 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी आ गई 1। सल्फर एक नॉन मेटल है, तो 8 में से उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 - 6 यानी कि 2 उसकी वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो उसके अंदर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो मेटल की वैलेंसी वही होती है जितने उसके अंदर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस करके। फॉर द सिंबल HDNT टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड ईच ऑफ देम। बेटा HO क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। कितने, 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं HDNT। तो आपको इनके अंदर क्या क्या लिखने हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नंबर लिखने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये होता है 1H1, 2H1 और 3H1, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर इनके सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम होंगे। अगर मैं H और D, पहले मैं H की बात करता हूँ, 1H1, तो एटॉमिक नंबर भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 1 - 1 दैट इज 0। अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। न्यूट्रॉन की बात करता हूं 2H1 होता है, 2 - 1 तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 1। ट्रिटियम की बात करता हूं, ट्रिटियम होता है 3H1, तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, पर न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 3 - 1 2। तो ये होता है आपके आइसोटॉप्स और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद बात करते हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आइसोटॉप और आइसोबार की। हमने आइसोटॉप किसके ले रखे हैं, कार्बन के। कार्बन के दो आइसोटॉप ले रखे हैं, 12C6 और 14C6। अगर मैं जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आइसोटॉप की, तो सबसे पहले मैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। तो यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4 दोनों की ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। अगर मैं आइसोबार्स की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने कैल्शियम और आर्गॉन ले रखा है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2882। अगर मैं बात करता हूं आर्गॉन की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 और 8। तो आइसोटॉप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सेम रहेगी, पर आइसोबार्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है बच्चे। तो कौन कौन सी लिमिटेशन होती है जे.जे. थॉमसन मॉडल की, ये आपको बताना है। ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, आप जल्दी से इस पे देख लेंगे, मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। एक एटम जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, पर लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि जो एक पॉजिटिवली चार्ज आपका सेंटर पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पर जे.जे. थॉमसन ने तो यही बोल दिया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज आपका एक पार्ट होता है किसका, एटम का, उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पर ये थ्योरी गलत हो गई, तो जे.जे. थॉमसन का जो मॉडल था वो लिमिटेशन में आ गया। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, साइंटिफिकली मैंने आपको लिख के दे रखा है, ओरली मैं आपको जनरली बता देता हूँ उसके बारे में। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा पार्टिकल गुडफॉल एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, पर ये नहीं बता पाए कि एक एटम आपका स्टेबल कैसे है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीटली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक एटम आपका स्टेबल कैसे है। तो जब साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड से पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस पे स्टेबल ही नहीं है तो आपका एक एटम स्टेबल कैसे है, वो तो आपका अनस्टेबल होगा। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया तो वो ये नहीं बता पाए। इसके बाद बोर साइंटिस्ट आए, नील बोर आए, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया किसके ऊपर, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। उन्होंने क्या क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही ऑर्बिट में, वो अपनी ही एनर्जी शेल्स में घूमेंगे एक एटम के अंदर, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन
एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो वो अपनी एनर्जी ना तो लूज करेंगे ना वो अपनी एनर्जी गेन करेंगे, वो अपने ही पाथ पे घूमते रहेंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, रंग बिरंगा डायग्राम देख रहे हो, तो ये आपको बीच में न्यूक्लियस दिखा रखा है, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल दिखा रखी है। और इनके अंदर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लूज करता ना एनर्जी गेन करता। तो जो शेल चलेंगी वो अंदर से आउटरमोस्ट शेल यानी कि बाहर की तरफ चलेंगी। इसके बाद आपको कंपेयर करना है, कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो 3 मॉडल आपके एटम के गिवन है। कौन कौन से? थॉमसन का मॉडल गिवन है जिसमें आपको बोला है एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। लेटर ऑन इसकी लिमिटेशन आ गई थी। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल है आपका। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? एक एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के से बना है जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है अगर हम बात करें एक एटम के साइज से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। पर बोर ने क्या बोला? बोर ने ये बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ऑर्बिट में घूमते हैं, पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ना तो वो एनर्जी गेन करते ना वो एनर्जी लूज करते। अगर वो एनर्जी गेन और लूज करते तो आपका एक एटम ही खत्म हो जाता। एक एटम आपका खत्म हो जाता। तो दीज आर द 3 मॉडल्स विच कैन बी प्रपोज्ड इन दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्स। राइट स्टूडेंट्स, कर पाएंगे ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बच्चे लोग ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये मैं आपको नोट्स में करा चुका हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, इसलिए मैंने आपको दे दिए हैं इसमें। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर आपको एक्सप्लेन करना है, मास नंबर करना है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल दे देंगे आप इसके। आइसोबार्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स के एग्जाम्पल दे देंगे। और गिव 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के 2 यूजेस दे देंगे कि आइसोटॉप्स आपका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके स्क्रीन पे मैं नोट्स फ्लैश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसके नोट्स लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस, और ये 5 जनों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो डलते ही 5 जनों को नोटिफाई जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आ चुकी है, फाइनल वीडियो हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे कि आइसोटॉप आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं कोबाल्ट, और जो आपके यूरेनियम के आइसोटॉप होते हैं वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल, एक्सप्लेन। बच्चे लोग, सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगी। अब Na+ का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो यानी जो आउटरमोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो गया, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची वो बची 2,8। इसका क्या मतलब है कि K शेल में 2 पूरे हैं, कितने? 2, और आपके L शेल में 8 पूरे हैं, तो यानी जो Na+ है उसकी कंप्लीटली K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो यानी कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल्ड का मतलब कि अब जो आपका Na+ है वो आपका स्टेबल एलिमेंट और आयंस है। नाउ बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। ये आपको कंपोजिशन दे रखी है 2 न्यूक्लियस की, प्रोटॉन दे रखा है X का और न्यूट्रॉन दे रखा है, ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका Y का दे रखा है। आपको मास नंबर बताने, तो मास नंबर कैसे बताएंगे? दोनों को प्लस कर दें तो आपके मास नंबर आ जाएंगे, और आपको रिलेशन बतानी है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी। अगर मैं X की बात करूं तो X का मास नंबर कितना होगा? 12, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। अगर मैं Y की बात करूं तो इसका मास नंबर होगा 14, दोनों को प्लस करके, और इसका एटॉमिक नंबर आएगा 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 6। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो X और Y क्या हो गए? आइसोटॉप्स, ठीक है। फिर से बता दूं, क्योंकि इन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आइसोटॉप्स। क्या हो जाएंगे बच्चों? एक दूसरे के आइसोटॉप्स। बोली बात क्लियर समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, द वेरी लास्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इनमें से करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कौन सी है? तो आपको दिखाई दे रही है 2,8। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से कमेंट करके, दैट इज 2,8,1। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 और 1 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,1। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा बच्चे लोग आपका कौन सा? डी वाला 2,8,1। ठीक है बच्चे लोग, आई होप आपको ये मैराथन क्लास बिल्कुल समझ में आ गई है। वीडियो को पूरा देखा है आपने, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है। और पूरा देखने के बाद अगर आप टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जिज्ञासा क्लासेस, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक का ग्रुप है जिज्ञासा क्लासेस, अगर आप इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस, कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। अगर आप 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को जानते हैं तो जिज्ञासा क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कराइए, क्योंकि उनके बेनिफिशियल के लिए, उनके बेनिफिट के लिए वीडियोस आती रहेंगी, आ रही हैं। और बता दिए लाइन लगी हुई है वीडियो की, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। गुड लक, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड लक।